हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे साथियों। मैं हुसैन फौजदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एस पॉलिटी जी के ट्रिक में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत हमारी जो क्लासेस चल रही हैं, मिशन सरकारी नौकरी जो बैच चल रहा है, उसमें हमारा चल रहा था मुगल काल। कौन सा चल रहा है? मुगल काल चल रहा था। उसके अंतर्गत हमने सबसे पहले बाबर को कवर किया था, फिर हुमायूं को। उसके बाद में जो अंतराल रहा था, शेरशाह सूर्यवंश को भी कवर किया। आज कवर करने वाले हैं अकबर। और अकबर से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सारे के सारे फैक्ट हमने यहाँ पर कवर किए हैं। यहाँ से आपके लिए एक भी अकबर से संबंधित जो क्वेश्चन है वो बाहर नहीं होने वाला है। तो देखिए, क्लास की शुरुआत करते हैं। अकबर का जो जन्म हुआ था वो 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुआ था। ध्यान रखना, पूछा जाता है अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 किससे हुआ? हमीदा बानो बेगम और हुमायूं का पुत्र था। कहाँ पर हुआ था? अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में। ये भी पूछा जाता है कौन सी जगह हुआ? अमरकोट में। किसका महल था? राणा बीरसाल का। अकबर के पिता का नाम था हुमायूं और इसके बचपन के नाम की बात करें, ये पूछा जाता है कि बचपन का नाम क्या था, तो वो था जलाल खां। क्या था? जलाल। अकबर के बचपन का नाम क्या था? जलाल था। हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर पंजाब में गुरुदासपुर जिले में स्थित कालानूर नामक स्थान पर, कौन सा स्थान है? कालानूर। ये आपको ध्यान रखना है। इस स्थान पर 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक होता है। तो ध्यान रखना, अभिषेक का जन्म कहाँ हुआ? अमरकोट में। राज्याभिषेक कहाँ हुआ? कालानूर में। वो हुआ था कालानूर, 14 फरवरी 1556। बाबर 1526 से 1530, हुमायूं 1530 से 1540, शेरशाह सूरी सूरवंश का काल 1540 से 45 और 45 से 55 तक सूरवंश रहा था। हुमायूं ने पुनः फिर शासन किया 1555 से 1556 में। उसके बाद हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और अकबर शासक बनता है, जो कि 1556 से 1605 ईस्वी में शासक रहता है। 1556 से लेकर के 1605 तक, जो कि मुगल वंश का सर्वाधिक इंपॉर्टेंट शासक है। यहाँ से हमेशा अकबर से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता ही बनता रहता है। तो आइए शुरुआत करते हैं अकबर के बारे में। तो अकबर का जो काल है वो 1556 से 1605 तक रहा। इसका जो संरक्षक था वो था बैराम खां। 1556 से 1560 तक अकबर के संरक्षक रहे। तो अकबर का संरक्षक किसे नियुक्त किया गया था? बैराम खां को। क्यों? अकबर उस समय अल्पवयस्क आयु का था, इसी कारण बैराम खां को उसका संरक्षक नियुक्त किया गया। जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ उस समय सिर्फ पंजाब के ही कुछ हिस्सों पर उसका वास्तविक नियंत्रण था। इस्लाम शाह की मृत्यु के उपरांत हेमू, उसका जिसका असली नाम क्या था? हेमराज, हेमू विक्रमादित्य जिसका नाम था हेमराज, ने सुल्तान आदिल शाह को बहुत प्रभावित किया और उसका प्रधानमंत्री या प्रधान सेनापति बन गया था। दिल्ली आगरा से अकबर की अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए हेमू ने आगरा पर अधिकार कर लिया और दिल्ली के मुगल गवर्नर तरदी बेग खां को पराजित कर सरेंद्र भागने के लिए मजबूर कर दिया था, जहां बैराम खां ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। आइए अब इसके बाद में होता है सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाई, पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध किसने लड़ा था? बाबर ने। किसने लड़ा था? बाबर ने लड़ा था 1526 में। और द्वितीय युद्ध लड़ता है अकबर और हेमू विक्रमादित्य के मध्य होता है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हुआ। ध्यान रखना, तिथि पूछी जाती है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो 5 नवंबर 1556 को। अफगान बादशाह आदिल शाह सूर के सेनापति कौन थे? हेमू विक्रमादित्य और अकबर के बीच हुआ। इसके बीच हेमू विक्रमादित्य और अकबर के बीच। हेमू के पास अकबर से कई अधिक बड़ी सेना थी और 1500 हाथी भी उसके पास में थे। किसके पास में? हेमू के पास। प्रारंभ में मुगल सेना के मुकाबले में हेमू को सफलता प्राप्त हुई, लेकिन दुर्भाग्य से एक तीर हेमू की आंख में लग जाता है और उसने युद्ध का अपना पासा पलट दिया। नहीं, वो तीर लगता है हुमायूं के जैसे लगता है, तो उस तीर लगने के बाद युद्ध की जो स्थिति थी वो बदल जाती है। पानीपत की दूसरी लड़ाई के फलस्वरूप अकबर की विजय हुई और दिल्ली और आगरा अकबर के अधिकार में आ गए थे। तो ध्यान रखना, कौन से आए? दिल्ली और आगरा कब आए? पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद में अकबर के अधिकार क्षेत्र में आ गए थे। इस लड़ाई के बाद दिल्ली के तख्त के लिए मुगलों और अफगानों के बीच चलने वाला संघर्ष समाप्त हो गया और दिल्ली पर मुगलों का कब्जा स्थापित
हो जाता है। बैराम खां की मृत्यु। अब बैराम खां उसका समर्थक था, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। अकबर के कुछ सरदारों और दायमा, जिसका नाम था महाम अनगा, कौन थी दायमा? महाम अनगा ने अकबर को बैराम खां के विरुद्ध भड़का दिया। यह अकबर को बैराम खां के खिलाफ उसने खड़ा कर दिया था। अकबर ने दिल्ली से जारी अपने फरमान में बैराम खां को अपदस्थ कर दिया। उसे एक फरमान जारी किया और बैराम खां को उसके पद से संरक्षक जो पद था उससे उसे हटा दिया गया और उसे हाजत पर जाने का आदेश दिया। बैराम खां प्रारंभ में इस आदेश से सहमत हो गया, लेकिन जब उसे लगा कि उसके साथ उचित बर्ताव नहीं किया जा रहा तो वह विद्रोह पर उतारू हो जाता है और जालंधर के निकट परास्त हो जाता है। और अकबर ने उदारता बरतते हुए उसे पुनः मक्का चले जाने का अवसर प्रदान किया। मक्का की राह में 1661 ईस्वी में पाटन नामक स्थान पर, इम्पोर्टेंट है, एक लोहानी अफगान मुबारक खां ने व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण उसकी हत्या कर दी थी। तो ध्यान रखना, मृत्यु कहाँ हुई थी? मक्का के रास्ते में पाटन में 1561 में बैराम खां की मृत्यु हुई थी। किसने की थी? मुबारक खां ने। पर्दा शासन और पेटीकोट शासन, इसको भी जान लेना आवश्यक है। ये मुगल काल में प्रारंभ हुई थी पर्दा प्रथा। 1560 से 1564 के दौरान अकबर के शासन में उसके हरमदल की स्त्रियों और दायमा महामनगा के पुत्र आदम खां का काफ़ी प्रभाव रहा। कब से? 1560 से 1564, जब बैराम खां की मृत्यु हो जाती है, उसका जो सदस्य था वो समाप्त होता है। तो किसके प्रभाव में आ जाता है अकबर? महामनगा और हरमदल की स्त्रियों के नेतृत्व और उसके साथ साथ महामनगा के पुत्र आदम खां के अधीन रहता है, यानी उनके प्रभाव में रहता है। 4 वर्ष के इस शासन को पर्दा शासन के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसे? पर्दा शासन या पेटीकोट शासन के नाम से इसको जाना जाता है। 1561 में मालवा के युद्ध में आदम खां ने लूटे हुए धन का अधिकांश भाग अपने पास रख लिया, जिस कारण अकबर को पता चलने पर आदम खां 1562 को मृत्युदंड दे दिया जाता है और अपने पुत्र की मृत्यु के सदमे में महामनगा की भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद 1564 तक पर्दा शासन पूर्णतः समाप्त हो जाता है। यानी जो पर्दा शासन की प्रणाली थी वो समाप्त हो जाती है 1564 तक। यानी अकबर पर हरमदल की स्त्रियों, महामनगा का जो प्रभाव था पर्दा शासन का, तो वो सारा प्रभाव समाप्त हो जाता है 1564 में। पर्दा जो शासन है वो समाप्त हो जाता है, जिसे पेटीकोट शासन भी कहते थे। अब आते हैं अकबर के द्वारा किए गए साम्राज्य विस्तार के बारे में पढ़ते हैं। अकबर एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसने धीरे धीरे अपने साम्राज्य को बढ़ाना भी प्रारंभ कर दिया था। तो इसीलिए उसने मालवा के विरुद्ध अभियान से लेकर के असीरगढ़ के पतन तक 4 दशकों यानी 40 वर्ष के दौरान अकबर की भूमिका एक महान विजेता और साम्राज्य निर्माता की रही थी। मालवा का युद्ध विजय 1561 में। सर्वप्रथम अकबर ने 1561 और 62 में मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित कर मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला दिया था। तो मालवा को मिला था 61-62 में। तो मालवा के शासक कौन थे अकबर के समय? बाज बहादुर। उसके बाद उसने चुनार के किले पर अभियान किया 1562 में और चुनार के किले पर अफगानों का शासन था। किसका शासन था? अफगानों का। मुगल सेनापति अब्दुल खां के नेतृत्व में अकबर का चुनार के किले पर अधिकार हो जाता है। ये मुगल सेनापति कौन थे उस समय? अब्दुल खां थे। इसके बाद गौड़वाना विजय करता है 1564 में। 1564 में अकबर ने गौड़वाना के अभियान किया और यहाँ की राजधानी चौरागढ़ के निकट एक युद्ध में रानी दुर्गावती को पराजित कर देता है। यहाँ मुगलों का अधिकार प्रारंभ हो जाता है। कहाँ पर? गौड़वाना पर 1564 में। धीरे धीरे इसने अपने साम्राज्य को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। इसके बाद अब पढ़ लेते हैं राजपूताना की जो विजय हैं उनको एक साथ पढ़ेंगे। राजस्थान में साम्राज्य विस्तार के लिए अकबर द्वारा अपनाई गई नीति की विशेषताएं: स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करने वाले, विवाह संबंधों के इच्छुक राजपूत राजा को अपनी अधीनता में लेना, उनके राज्य उन्हें वापस कर देना और मुगल सेना में उसे उच्च पद पर प्रदान करना, ये उसकी नीति थी। शत्रुतापूर्ण व्यवहार में लिप्त राजाओं को पराजित कर उनके राज्य को मुगल साम्राज्य में मिलाना, ये 2 प्रकार की उसने नीतियां अपनाई थी। आइए सबसे पहले आमेर विजय 1562 में। आमेर के शासक थे बारमल। कौन थे? बारमल वह पहला राजपूत राजा था जिसने 1562 में स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली।
अब की थी 1562 में बारमल्ले, और अपनी पुत्री जिसका नाम था हरकाबाई जोधाबाई, जो इतिहास में जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई, का विवाह अकबर के साथ कर दिया जाता है। अकबर ने बारमल के पुत्र जो कि भगवान दास और पौत्र मानसिंह को उच्च पद प्रदान किए। मेवाड़ अभियान। राजपूत राज्यों में मेवाड़ ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इस समय मेवाड़ के शासक राणा उदय सिंह थे। कौन थे? उदय सिंह। 1568 ईस्वी में इसके द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण किया गया था। उस समय उदय सिंह वहाँ के शासक थे। मेवाड़ अभियान 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। इस अवसर पर उदय सिंह जंगलों में भाग गए। 1572 में राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद, राणा उदय सिंह की मृत्यु को होती है 1572 में। उसके बाद राणा प्रताप मेवाड़ के शासक बनते और राणा प्रताप के ने जीवन पर्यंत अकबर से संघर्ष किया था। 18 जून 1576 अकबर ने राणा प्रताप के विरुद्ध आक्रमण किया, यानी जो कि हद्दी घाटी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस युद्ध में मुगल विजयी रहे। इसकी विजय हुई थी। कहीं कहीं इसकी तिथि 21 जून भी मिलती है, लेकिन NCERT के अनुसार आपको ध्यान रख लेना है 18 जून 1576 है। तो दोनों ऑप्शन के आधार पर आपको इसका आंसर दे देना है। जो वास्तविक तिथि देखने को मिलती है NCERT में 18 जून मिलती है। तो ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इससे पहले जो अकबर है महाराणा प्रताप के पास में अपने शिष्टमंडल भेजता है, दूत भेजता है JMBT, और भेजता है JMBT, ये 4 दूतों को भेजता है, जलाल खां, मानसिंह, भगवान दास, टोडरमल। तो ये 4 दूत भेजे थे इसने इसके पास में, महाराणा प्रताप के पास संधि के लिए। ध्यान रखना इसको ट्रिक है। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के पास में भेजे गए शिष्टमंडल या दूतों का क्रम आपको ध्यान रख लेना है। कौन कौन भेजे गए? JMBT, जलाल खां, मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल। गुजरात अभियान। इसके बाद में गुजरात अभियान करता है 1572 में। अकबर ने स्वयं गुजरात अभियान किया। इस समय गुजरात का शासक मुजफ्फर खां तृतीय था। अकबर ने 1573 में इसे जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। बिहार और बंगाल अभियान 1574 और 76 के दौरान अकबर का बिहार और बंगाल पर भी अधिकार हो जाता है। पश्चिमोत्तर राज्यों पर अभियान। इसके बाद अकबर ने पश्चिमी राज्यों पर अभियान किया और काबुल, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान, कंधार को अपने मुगल साम्राज्य में मिला लेता। इस प्रकार इसका जो साम्राज्य एक विशाल, एक विस्तृत साम्राज्य निर्मित कर लेता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक अवश्य करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यहाँ पर आपके लिए सारी की सारी क्लासेज, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारी क्लासेज यूट्यूब पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी, बिना किसी पैसे शुल्क के। किसी ऐप पर हमारी क्लासेज नहीं मिलेंगी, ओनली ऑन यूट्यूब पर सारी की सारी क्लासेज फ्री आपके लिए उपलब्ध कराई। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी सरकारी नौकरी प्राप्त कर सके। अगर आप मेहनत करोगे तो आपका लक्ष्य अवश्य कवर होगा और आप नौकरी प्राप्त करोगे और आपके परिवार की स्थिति भी अच्छी हो जाएगी। जो समस्याएं हमने झेली थी वो आपको नहीं झेलनी पड़े, यही हमारा उद्देश्य है। इसीलिए हम निःशुल्क क्लासेज यूट्यूब पर उपलब्ध करा रहे हैं। दक्षिण भारत अभियान। अकबर का पहला मुगल शासक था जिसने दक्षिण भारत पर अभियान किया। तो दक्षिण भारत पर अभियान करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो वो था अकबर। 1591 में अकबर ने सबसे पहले खानदेश पर आक्रमण किया। वहाँ के शासक थे अली खां। कौन थे? अली खां ने स्वेच्छा से उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1599 में अकबर ने दौलताबाद पर आक्रमण किया और इसे भी अधीन कर लिया था 1599। 1600 में अकबर ने अहमदनगर पर आक्रमण किया और अहमदनगर की सुरक्षा का भार चांद बीबी पर था, जो अहमदनगर के शासक निजाम शाह की पुत्री थी। यहाँ भी अकबर की विजय होती है और उसे अपने अधीन कर लिया जाता है। 1601 में असीरगढ़ के किले को जीत लिया जाता है और अकबर का अंतिम अभियान माना जाता है। अकबर की मृत्यु 15 अक्टूबर 1605 में हो जाती है और आगरा के पास सिकंदरा में इसका मकबरा बना हुआ है। कहाँ बनाया गया था? सिकंदरा में। इसका कलात्मक मकबरा यहाँ पर बना है। अकबर के बाद सलीम जहांगीर के नाम से मुगल साम्राज्य का अगला बादशाह नियुक्त हो जाता है। तो अकबर की मृत्यु कब हो जाती है? 1605 में। आइए अब अकबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, उनको याद करते हैं, देख लेते हैं। 1542 में अकबर का जन्म हुआ। 1556 में राज्याभिषेक हुआ।
1560 तक बैराम खां संरक्षक रहा और बैराम खां को 1560 में अपदस्थ कर देता है। दास प्रथा का अंत, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते ही रहते हैं। राज्य से पूछ लिया जाता है, जन्म पूछा जाता है, लेकिन यहाँ से ये आ रहे हैं, इनको क्रम से पूछा जाता है। सबसे पहले दास प्रथा का अंत किया 1562, उसके बाद तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया 1563 में। 1564 में जजिया कर को समाप्त कर देता है। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना और राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण कर देता है। यानी राजधानी अब कहाँ हो जाती है, आगरा से फतेहपुर सीकरी में 1571। ये क्रम आपको ध्यान रखने, क्रम से पूछे जाते हैं मैचअप में। ये इबादत खाने की स्थापना 1575 में। 1578 में इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी जाती है। 1579 में मजहर की घोषणा, मजहर की घोषणा कब करता है, 1579। 1580 में देसाला बंदोबस्त, आयन देसाला बंदोबस्त प्रणाली को लागू करता है। 1582 दीन इलाही धर्म की घोषणा करता है। दीन इलाही कब चलाया था, ये धर्म था 1582। 1583 में एक नया कैलेंडर इलाही संवत भी शुरू किया था, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा 1583 में। 1601 में असीरगढ़ पर अकबर का अंतिम अभियान कौन सा माना जाता है, असीरगढ़ 1601 में। और 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो सारी की सारी तिथियाँ यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो ये हमने आपके लिए एक ही जगह पर आपके लिए रख दी हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अकबर का प्रथम विवाह हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम के साथ में हुआ। किसकी पुत्री थी, हिंदाल की। अकबर ने जैन आचार्य विजयसेन सूरी को काली सरस्वती की उपाधि प्रदान की थी। किसकी, काली सरस्वती। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर ही था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू शासक कौन था, बीरबल। ये भी आपको ध्यान रखना, पूछा जाता है। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद, दसवंत और बसावन। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास, बेजू बाबरा। इनका संबंध किससे है, अकबर से ही रहा है। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रणाली। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती, जिनके आशीर्वाद से सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था। फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन, यानी अकबर के दरबार में राजकवि कौन थे, फैजी। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखना, बीरबल की मृत्यु कब होती है, यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान होती है। गुजरात विजय, बाद में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाता है। अकबर अक्सर नगाड़ा बजाता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, तो वो नगाड़ा। कौन सा बजाता था, नगाड़ा। अकबर की इच्छा अनुसार अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया। तो रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था, बदायूनी के द्वारा किया गया। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। तो अकबरनामा के रचयिता कौन है, अबुल फजल। अब आइए अकबर के जो नवरत्न हैं उनको याद कर लेते हैं। अकबर के नवरत्न बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, फैजी, टोडरमल, मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा, हकीम खां हुकाम और अब्दुल रहीम खाने खान। पीता मामू अटवा फौजी। इस ट्रिक के जरिए आप आसानी से याद कर सकते हैं। बी से बीरबल, बीरबल का बचपन का नाम था महेशदास। ये भी आपको ध्यान रखना, बीरबल का क्या नाम था, वास्तविक नाम महेशदास था। ये कभी राज उपाधि प्रदान करती जाती है, इसको कभी राज की उपाधि अकबर ने दी थी बीरबल को। दीन इलाही धर्म अपनाने वाले एकमात्र हिंदू। यूसुफ जाइयों के कबीले से लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। अबुल फजल इतिहास, दर्शन और साहित्य के विद्वान। अकबरनामा और आईने का वक्तव्य की रचना की थी। तानसेन रामरत्नु पांडे इसका वास्तविक नाम था। गुरु हरिदास कंठाभरण बाड़ी विलास इनकी उपाधियाँ थी। बैराम खां का पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना किसका पुत्र था, बैराम खां का पुत्र था। कवि साहित्यकार गुजरात विजय खान खाना की उपाधि प्रदान की। खाने खाना की उपाधि किसने कब प्रदान की थी, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। राजा भारवाल के पुत्र भगवान दास के पुत्र बहादुर सेना नायक कौन थे, मानसिंह। भारमल का पुत्र था और भगवान दास का पुत्र। टोडरमल अकबर के दरबार में दीवान के पद पर नियुक्त थे। भूमि सुधारक और आयन देसाला बंदोबस्त प्रणाली के निर्माता। तो देसाला बंदोबस्त किसने किया था, टोडरमल के द्वारा किया गया था। अबुल फजल का बड़ा भाई कौन था, फैजी।
अकबर ने राजकवि का दर्जा इनको प्रदान किया था। कई ग्रंथों में फारसी में अनुवाद भी किए। अकबर के विश्वासपात्र मित्र, रसोईगर, प्रबंधक, हकीम, हुकाम थे। बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, फैजी, टोडरमल, मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा, हकीम, हुकाम, अब्दुल रहीम खान खाना। इनमें अंतिम आते हैं आपके मुल्ला दो प्याजा रह गए हैं हमारे। अकबर अरब के रहने वाले और विद्वान और तार्किक थे। आइए अब अकबर के द्वारा किए गए निर्माण कार्यों को भी एक बार देख लेते हैं। आगरा के किले का निर्माण आगरा में, लाहौर किले का निर्माण लाहौर में, इलाहाबाद का किला इलाहाबाद, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, बुलंद दरवाज़ा आगरा में, जोधाबाई का महल आगरा में, पंचमहल का निर्माण ये पूछा ही जाता है, ध्यान रखना। पंचमहल कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी आगरा। तो इसके द्वारा किए गए निर्माण कार्य। आइए अब कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो क्वेश्चन हैं उनको भी यहाँ पर कवर करते हैं। 1564 में अकबर द्वारा समाप्त किया गया जजिया कर क्या था? तो जजिया कर क्या था? एक धार्मिक भेदभाव कर था, धार्मिक कर था। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा, जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अकबर ने अपने दरबारी संगीतकार के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो मियाँ तानसेन को। बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। निम्नलिखित में किस बार सम्राट ने जजिया कर को पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया था? तो जजिया कर को कब समाप्त किया था? दास प्रथा का अंत करने के बाद 1564 में जजिया कर को इसने समाप्त कर दिया था। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस बार सम्राट अकबर ने इलाही संवत की शुरुआत की थी? 1583। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। अकबरनामा आईन अकबरी किसकी रचना है? तो अबुल फजल की रचना है। राजा टोडरमल किस वाक्य के प्रमुख थे? लगान संबंधित कार्य। बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। अकबर के साथ संधि करने वाला पहला राजपूत शासक कौन था? तो राजा भारमल। अकबर 13 वर्ष की आयु में राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानूर। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। वैसे संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? तो ग्वालियर में स्थित है। पानीपत का दूसरा युद्ध को लड़ा गया था? 5 नवंबर 1556। डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। हेमू और अकबर के बीच में। अकबर की विवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो बैराम खां। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें ताकि हमारा प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक होता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।